दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई से लेकर जॉब तक स्टडी करें मात्र एक एप्लीकेशन से। सही जानकारी, सटीक जानकारी। प्ले स्टोर पर सर्च करें 12th PCM सॉल्यूशन स्टडी नॉलेज। इसमें आपको ऑल बोर्ड 9 to 12 एंड जॉब की तैयारी विद ऑनलाइन टेस्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें 5 MB की एप्लीकेशन 12th PCM सॉल्यूशन। हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो कि कक्षा 12 वालों के लिए, और विषय है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अध्याय 12 यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आज के इस वीडियो में हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे को पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, क्योंकि मूड बना के आए इसको खत्म करना है तो करना है। इसका भाग 1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो को। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट है, जो पहला हेडिंग है, बहुत ही लाजवाब और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है, एक तरीके से डेरिवेशन टाइप का है। ठीक है, म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 और सी में संबंध, इनके बीच क्या संबंध होता है यही हमको दिखाना है। ये क्वेश्चंस 2 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला, अगर ये बड़े नंबर में दिया जाएगा तो इसको आपको दिखाना होगा पूरा इसका डेराइव करके, लेकिन यही क्वेश्चंस अगर 1 नंबर में देता होगा तो आपको दिखाना होगा सिर्फ कैसे, आपको दिखाना होगा सिर्फ ऐसे। C इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, ये होता है शॉर्ट में। तो 1 नंबर में जब देगा तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से दिया गया, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें संबंध जो रहेगा C और μ0 एप्सिलॉन 0 में, तो ये होता है संबंध। और इसी चीज को हमें आज क्या करना है, पूरी तरीके से एकदम खोलना है डिराइव के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? चलिए तो तैयार हो जाइए आप इसको समझने के लिए, और हम इसको आज पूरे अच्छे तरीके से एकदम खत्म करने वाले हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, उम्मीद करेंगे आप उतने चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हुए आए होंगे। तो ये कुछ स्पेशल चैप्टर है और ये खत्म होने वाला है। इसके बाद हम सिर्फ प्रकाशिकी को लेकर चलेंगे, जो कि जो भी उसमें दिया गया है उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपका इलेक्ट्रिक यहाँ पे समाप्त होने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको प्रूफ करना है। तो आपको याद होगा कि हमने एक सूत्र बताया था आपको, μ0, ठीक है, अपॉन μ0/4 पाई। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आप एकदम बेसिक से समझते हुए चलिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यहां हम केवल μ0 की वैल्यू निकालें, μ0 की अगर वैल्यू निकालें तो ये क्या होंगे भाई साहब, इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 4 पाई इंटू, ठीक है, 10⁻⁻7 मिलेगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। कोई प्रॉब्लम होगा आप तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये हमने आपको बताया था, इसका मान इतना होता है और इसका μ0 का मान निकालिए तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हमको इतना मिलेगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं। हमने आपको एक फार्मूला और बताया था जो कि पहले चैप्टर का है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका वैल्यू क्या होता है, इसका मान जिन बच्चों को पता है वो हमें तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम देखना चाहते हैं कि क्या वो अभी पीछे पढ़ रहे हैं या फिर सब साफ होता चला जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए और आप एक तरीके से आप तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, तो इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10 के घाते 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मान। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब क्या करना है हमको, जैसे यहां पे हमने μ0 का मान निकाल दिया है, वैसे ही सेम हमको यहां एप्सिलॉन 0 का मान निकालना है।
निकाल लिया जाए, चलिए निकाल लिया जाए। तो जब इसका मान हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये भाई साहब कहेंगे हम यहाँ जाएंगे और ये कहेंगे चलिए तब हम यहाँ आएंगे, तो ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ आ जाएंगे, तो हमको मिलेगा क्या, एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, चलिए एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू मिलेगा 1/9 गुणे 10 के घाते 9, 9 गुणे 10 के घाते 9, और ये जो 4 पाई है इसका भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई इंटू 9 गुणे 10 के घाते 9, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम चाहेंगे आप इसको नोट करते हुए चलिए, 2 समीकरण आपको मिल चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको मिल चुका है। तो करना क्या है, जब 2 समीकरण 1 समीकरण 2 मिल चुका है तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो गुणा करना है हमें कहाँ करना है, ये चीज आप समझिएगा, ठीक है। तो होगा क्या इसका समीकरण 1 का एलएचएस ये है और एलएचएस का ये है, इसका आरएचएस ये है, इसका आरएचएस ये है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, ये मिल जाएगा, एलएचएस की बात हो गई। अब वैसे ही आरएचएस में भी गुणा हो जाएगा, तो इसका आरएचएस क्या है, किसका, फर्स्ट समीकरण का, तो पहले समीकरण का आरएचएस आपका है 4 पाई, ठीक है, इंटू 10 के पावर -7, ये हो गया, इंटू क्या है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इंटू, अब बड़ा वाला गुणा, अब समीकरण 2 का आरएचएस क्या है, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 के पावर 9, हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इंटू आपका इसका मात्रक क्या दिया था, कूलॉम स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, चलिए तो अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कट पिट करना है। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट जाएगा, कट गया, और इस यन से ये यन कट जाएगा, कटा। चलिए आपको समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल समझिएगा अच्छे से। और अब क्या मिलेगा हमको तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा बहुत ही सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिएगा, चलिए तो आगे ध्यान दीजिएगा, मिलेगा म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, आगे ध्यान दीजिए, ये तो कट चुका है, ऊपर हमको खाली मिलेगा क्या, ये मिलेगा, तो लिखेंगे 1 अपॉन, ये क्या है, 9 गुणे हो गया, फिर ये जो 10 के घाते -7 है, ये क्या है, -7 है, लेकिन इसको नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, यानी 10 के घाते केवल 7 हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 के घाते, ये 9 लिख लेते हैं पहले, और इंटू 10 के घाते 7, ये -7 क्या हो गया, नीचे आके प्लस हो गया, और क्या हो जाएगा, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, लेकिन इधर जो मात्रक का आया है उसको भी लिख लेते हैं, तो ये है आपका कूलॉम स्क्वायर, ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर है कि नहीं, तो है आपका मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा, आप लिखेंगे म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9, ठीक है, 1/9 इंटू 10 के घाते क्या हो जाएगा, 10 के घाते ये 9 है, ये 7 है, तो 9 7 16, तो हो जाएगा 16, ये हो गया, इंटू ये क्या है, कूलॉम स्क्वायर, और कूलॉम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, तो इसको हम
लिख लेते हैं, कूलाम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे क्या मिलेगा हमको, अब आगे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो है इसका हम अब क्या निकाल लेते हैं, स्क्वायर टाइप का निकाल लेते हैं। तो ध्यान देखा, जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 किसका, 9 किसका वर्ग, इसका 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, तो लिख देंगे 3 इंटू 10 के घाते जो 8 है उसका वर्गमूल क्या होगा, सॉरी 16 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा 8। इसके पावर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो ये मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनटू ये कूलाम स्क्वायर है या नहीं है, तो कूलाम स्क्वायर है अपॉन ए स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर है। इसका भी जब हम करेंगे ऐसे ही जैसे इसको किए हैं तो ये मिल जाएगा, कूलाम है तो कूलाम का क्या हो जाएगा, ये दोनों का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए इंटू सेकेंड, ठीक है, अपॉन ए इंटू एम, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बात को ध्यान समझिएगा, इतना हुआ। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 के घाते 8 का स्क्वायर। ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं हम, नीचे की बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, ये ऊपर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नीचे की बात कर रहे हैं। तो इतना जो होता है, क्या होता है ये आप समझ लीजिए। यहाँ से हम ए से ए को काट सकते हैं, तो ये सेकंड और ये सेकंड बचा है और ये एम बचा है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बचेगा ये चीज। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ये हो जाएगा 1/के, ये जो 3 गुणे 10 के घाते माइनस 3 गुणे 10 के घाते 8, ये है क्या है, ये इसको लिखेंगे 3 गुणे 10 के घाते 8, और ये क्या है, ऊपर जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, क्या समझना है यहाँ पे समझना है कि जो हमारा C का मान होता है, यानी प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, ये होता है C इक्वल टू 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है प्रकाश का चाल। इसको हम लिखते हैं C बराबर इतना, तो इतने बराबर C लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे C, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन C लिख देंगे पूरा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्या है, C हो गया तो C का क्या होगा, स्क्वायर होगा या नहीं होगा ना, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे C रख देंगे तो इसका स्क्वायर भी होगा। अब क्या होगा, म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन C स्क्वायर, इसको यहाँ करेंगे और इसको यहाँ करेंगे, तो C स्क्वायर बराबर जब निकालेंगे तो C स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो, ये मिला। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से स्क्वायर का सिंबल हटाएंगे तो ये करड़ी में आ जाएगा, आएगा या नहीं, आ जाएगा ना। तो C बराबर जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन करड़ी में म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो। नोट कर लीजिए, तो C और म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध होता है, ये यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेहतरीन नंबर का आने वाला है, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तब। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बोला जा रहा है सामान्यतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने को वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो समझ में आया,
क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य को बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो क्या होता है, इस व्यवस्थित करने को जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बताया जा रहा है क्या, स्पेक्ट्रम का अधिक से अधिक, क्या है, स्पेक्ट्रम का अधिक से अधिक भाग अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब वो दिखाई नहीं देता है, इस भाग को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो दिखाई नहीं देगा उसको क्या कहेंगे, अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। और केवल बहुत सूक्ष्म भाग ही दृश्य होता है, तो बहुत छोटे भाग ही दृश्य मतलब दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, स्पेक्ट्रम के इस भाग को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे मानव नेत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि अदृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगे मानव के नेत्र को प्रभावित नहीं करते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम तरंगे होती हैं वह मानव के नेत्र को प्रभावित करती हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम। जो अदृश्य स्पेक्ट्रम होती हैं वो मानव के नेत्र को यानी आंखों को प्रभावित नहीं करती हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, दृश्य वर्ण क्रम तालिका, ये क्या है, दृश्य वर्ण क्रम तालिका है। ये आपका वर्ण है और ये आपका क्या है, तरंगदैर्ध्य क्या है, मीटर में। तो एक चीज ध्यान दीजिए, समझिएगा एकदम, हम क्या बताना चाहते हैं कि जो बैगनी है, जो बैगनी वर्ण है उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है कितना होता है, 3.9 गुणे 10 के घाते -7 से 4.5 गुणे 10 के घाते -7 तक होता है। आगे ध्यान से देखेंगे, नीला जो होता है वर्ण, नीले वर्ण का जो होता है 4.5 गुणे 10 के घाते -7 से 5 गुणे 10 के घाते -7 मीटर तक होता है। और जो हरा होता है, बैगनी नीला के बाद जो हरा आता है उसका कितना होता है, 5 गुणे 10 के घाते -7 से 5.7 गुणे 10 के घाते -7 मीटर तक होता है। और हरा के बाद आता है पीला, तो जो पीला होता है वर्ण, आपका पीला वर्ण जो होता है उसका होता है 5.7 गुणे 10 के घाते -7 से 5.9 गुणे 10 के घाते -7। उसके बाद आता है नारंगी। नारंगी के लिए बताया जा रहा है कि 5.9 गुणे 10 के घाते -9 से 5.9 गुणे 10 के घाते -7 से 6.2 गुणे 10 के घाते -7 तक होता है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका लाल वर्ण। जो लाल वर्ण होता है उसका कितना होता है, 6.2 गुणे 10 के घाते -7 से लेकर 7.8 गुणे 10 के घाते -7 तक होता है। ये क्या है, ये एक दृश्य वर्ण क्रम का जो है तालिका है। ठीक है, और इसमें आप तरंगदैर्ध्य किसका कितना होता है ये अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो हमने आपको कितना बताया, हमने आपको 6 वर्णों के तरंगदैर्ध्य को समझा दिया, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो हम चाहेंगे आप इसको नोट भी कर लीजिए क्योंकि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति तथा उपयोग के विषय में मूल तथ्य। ठीक है, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है तथा उसका उपयोग किस विषय में, इसके विषय में हमको समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, विभिन्न परास वाली वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनेक अभिलक्षणों के आधार पर उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे हम आपको बता दें, पहला है रेडियो तरंगे, दूसरा है सूक्ष्म तरंगे या लघु रेडियो तरंगे, तीसरा आपका है अवरक्त किरणें, चौथा है आपका दृश्य प्रकाश, फिर उसके बाद है पांचवा बैगनी तरंगे, और छठवां आपका है एक्स रे इसको कहते हैं ना, इसको यहाँ पे लिखा गया एक्स किरणें, रे मतलब किरणें ही होता है तो हम इसको कहेंगे एक्स रे, और सातवां है आपका गामा किरणें। तो ये सब जितने भी किरणें हैं ये सब कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सातवां है आपका गामा किरणें। तो चलिए हम अब बताना प्रारंभ करते हैं इसको थोड़ा सा इसके आगे टॉपिक पे। तो क्या है, आइए ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं रेडियो तरंगे के बारे में। रेडियो तरंगे जिसको हम कहते हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इसका यूज कहाँ होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने सन 1895 में की थी। मार्कोनी एक वैज्ञानिक था जो कि इस रेडियो तरंगों की खोज की थी, और कब किया था, 1895 में किया था। आगे समझेंगे, इनका आवृत्ति परास
किसका, जो रेडियो तरंगे होती है उसका आवृत्ति प्रकाश कितना होता है, प्रकाश कितना होता है 500 हर्ट्ज से कितना होता है 500 किलो हर्ट्ज से 100 मेगा हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, ये तरंगे 2 लित्र वैद्युत परिपथों यानी एलसी में तीव्रता में परिवर्तित होने वाली वैद्युत धारा के कारण होता है। ठीक है, आगे इसका यूज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसका उपयोग क्या होता है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि इन तरंगों का उपयोग रेडियो तथा टीवी के संचार में और पुलिस रेडियो प्रसार में कराया जाता है। दूरदर्शन तरंगों की परास 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो इसका यूज कहाँ होता है, समझ में आ गया। जो रेडियो होता है उसमें किया जाता है, टीवी जो होती है टेलीविजन वहां पे की जाती है। ठीक है, और पुलिस रेडियो, जो पुलिस के रेडियो है जो हाथों में लेकर बोला करते हैं, उसमें भी इन तरंगों का यूज होता है। किसका, रेडियो तरंगों का। नाम से ही दिख रहा है कि रेडियो तरंगे हैं, तो रेडियो में भी यूज होता है इनका। आगे समझेंगे। आवृत्ति मॉड्यूलित यानी ये FM, ठीक है, बैंड 8 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक फैला है। ठीक है, आगे देखा जाएगा सेलुलर, ठीक है, जो सेलुलर फोन होता है, ठीक है, जो सेल फोन होता है उसकी बात कर रहे हैं। सेलुलर फोन में अति उच्च आवृत्ति, ठीक है, UHF बैंड ध्वनि भेजने के लिए तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो तरंगों की क्या यूज होती है, आप इसको नोट करके थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पॉइंट है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दूसरा जो है आपका सूक्ष्म तरंगे या फिर लघु रेडियो तरंगे। इसका यूज क्या होता है। इन तरंगों की खोज सन 1888 में हर्ट्ज ने किया था या फिर की थी। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक होती है। ये तरंगे विशेष प्रकार की निर्वात नलिकाओं में दोलयमान आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सूक्ष्म तरंगे या फिर लघु रेडियो तरंगे। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ होता है, जरा इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य के कारण, ठीक है, कम तरंगदैर्घ्य के कारण एयरक्राफ्ट संचालन में उपयोगी आवश्यक रडार निकाय में प्रयुक्त होता है। रडार का नाम सुने हैं, तो बिल्कुल। इनका घरेलू उपयोग सूक्ष्म भट्ठी यानी सूक्ष्म तरंग भट्ठी में भी किया जाता है। तो ये जितने भी तरंग होते हैं इनका एक जगह पे इनका यूज होता है। तो हमने आपको कितना बताया था, 6 तरंगों के बारे में, जिसमें से 2 तरंगों के बारे में हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं। तो आप उसको और बेहतरीन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।